सीआईआरपी के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट कि कौन-कौन सी पार्टीज उसमें शामिल होती है। तो 10 पार्टीज के बारे में बात करी थी, थोड़ा-सा प्रोसेस बताया था, मॉनिटरिंग के बारे में बताया था। तो आई होप कि आपको वो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को गो थ्रू नहीं किया है, मेक श्योर कर लेना कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको सीआईआरपी का कंप्लीट अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो सिंपली लिखो सीआईआरबी अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर। और आज का वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियो के जितना है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस क्या रहता है फाइलिंग का और इसकी टाइमलाइंस क्या रहती हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई होप कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी सारी ठीक चल रही होगी। सो स्टेप 1 है फाइलिंग द एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की पार्टीज फाइल कर सकती हैं एप्लीकेशन को, यानी कि जो आपके ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स हैं, या फिर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, या फिर कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। ये 3 पार्टीज हैं जो फाइलिंग कर सकती है। सो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है जब एक क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर जो है वो एप्लीकेशन को फाइल करता है। कहां पर? एनसीएलटी के पास, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई डिफॉल्ट हुआ है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा। और मिनिमम थ्रेशोल्ड कितनी है? 1 करोड़ रुपए की। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती है। एंड दिस इज अ थ्रेशोल्ड राइट नाउ। आपको डेट की और डिफॉल्ट पीरियड की डिटेल्स देनी पड़ती है, आपको कॉर्पोरेट डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, और फर्दर आपको आईआरपी का नाम भी प्रपोज करना पड़ता है। आईआरपी होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसे अपॉइंट किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा। और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है डेफिनेटली वो तो आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। सो दोस ऑल थिंग्स आर टू बी डन, एंड दैट इज द स्टेप नंबर 1, राइट। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप कि आप जाएंगे, यानी कि कौन जाएगा? या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जाएगा, या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर जाएगा, या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद जाएगा कि भाई अब हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है। और कहां फाइल करते हैं? एनसीएलटी में फाइल करते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द सेक्शन 7, ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर द सेक्शन 9, कॉर्पोरेट डेटर अंडर द सेक्शन 10। और एनसीएलटी एग्जामिन करेगी कंडीशंस एडमिसिबल है कि नहीं है। और टाइमलाइन क्या है कि जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी, आइडियली जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है यानी कि एनसीएलटी है, वो डिसाइड करती है 14 डेज के अंदर अंदर, 14 दिनों के अंदर अंदर ये इस चीज को डिसाइड किया जाएगा फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन कि इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। और एडमिशन के ऊपर जो आईसीडी है वो बन जाएगी, यानी कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बन जाएगी, एंड मॉरिटोरियम उसी डेट से लागू हो जाएगा। सो ये था स्टेप नंबर 1। अब करते हैं बात रिलेटेड टू द स्टेप नंबर 2, विच इज रिलेटेड टू द एडमिशन बाय एनसीएलटी। एज आई टोल्ड यू, 14 डेज का विंडो है किसके पास? दैट इज विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एनसीएलटी के पास 14 डेज का टाइम पीरियड है डिसाइड करना है कि भाई अब ये हम परमिसिबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो सीआईआरपी फॉर्मली आपका कमेंस हो जाएगा, आईसीडी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईसीडी होता है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जितना भी मॉरिटोरियम है, कोई भी टाइमलाइंस है, वो आईसीडी से हिसाब से ही कैलकुलेट होती है। मॉरिटोरियम इफेक्ट हो जाएगा, आईआरपी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब बात आती है रिलेटेड टू द पब्लिक अनाउंसमेंट। तो आप मॉरिटोरियम लगा देते हो, अब आईसीडी से मॉरिटोरियम लग गया, राइट। एंड उसके बाद से क्या रहेगा? अपॉइंटमेंट हो जाती है किसकी? आईआरपी की अपॉइंटमेंट भी हो जाती है। जो आईआरपी है वो कॉर्पोरेट डेटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर देगा, मैनेजमेंट के राइट आ जाएंगे आईआरपी के पास, और एनसीएलटी अपॉइंट करती है आईआरपी को, राइट। यानी कि जो आईबीबीआई के पैनल से आईआरपी की लिस्ट थी वहां से, या फिर एनसीएलटी को जो नाम दिया गया था डेटर्स के द्वारा या क्रेडिटर के द्वारा, उसके हिसाब से आईआरपी को अपॉइंट कर दिया। और आईआरपी क्या करेगा? कॉर्पोरेट डेटर के ऑपरेशंस को खुद चलाएगा, मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, ये चीज होती है। और आईआरपी अब देता है एक पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक नोटिस दिया जाता है किसके द्वारा? आईआरपी के द्वारा। तो अपॉइंटमेंट के टिपिकली 14 दिन के अंदर अंदर, या फिर लेट से जब आपके 14 दिन एडमिशन के हो गए हैं, पहली सीओसी मीटिंग जो होती है आप करवाते हो जब सीओसी को आप कंस्टिट्यूट कर देते हो। सो वाइड स्प्रेड नोटिफिकेशन दी जाती है आईआरपी के द्वारा कि भाई अगर आपका कुछ लेना देना है इस कॉर्पोरेट डेटर के पास, तो अपने क्लेम्स को सबमिट कर दो। यानी कि ये लेटर होती है क्रेडिटर्स के लिए। कोई भी क्रेडिटर है जिसने पैसा लेना है इस कॉर्पोरेट डेटर से, वो अपना क्लेम एंड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं,
प्रूफ ऑफ क्लेम जिसको हम पीओसी कहते हैं वो साथ में सबमिट कर दे और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय द आईआरपी। और जैसे ही ये सीओसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा आईआरपी के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन 7 डेज एक मीटिंग करनी पड़ेगी सीओसी को, राइट। तो ये है स्टेप नंबर 4, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द क्लेम्स, यानी कि क्रेडिटर क्लेम्स प्रोसेस रहेगा, आईआरपी वेरीफाई करेगा हर एक क्लेम को एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को भी चेक करने वाला है। फर्दर जो भी वेरीफाइड क्लेम्स है उनको कंसोलिडेट करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिटर लिस्ट बनेगी और कैटेगराइज किया जाएगा कि ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब ये लिस्ट बन गई है। अब फिर स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ सीओसी। आईआरपी ये लिस्ट बनाता है और आईआरपी ही आपके पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बनाता है और वोटिंग राइट्स एलोकेशन होती है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को वोटिंग शेयर मिलता है प्रोपोर्शनल टू द एडमिटेड डेप्ट ओवर देयर। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं वो सीओसी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता अनलेस अगर वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं टोटल डेप्ट का 10% कम से कम, तो उस केस में उनको वोटिंग राइट मिलेगा। अदरवाइज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब बात करने वाले रिलेटेड टू द फर्स्ट सीओसी मीटिंग, यानी कि क्रेडिटर जो आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनकी मीटिंग के बारे में बात करनी जरूरी है। सो आईआरपी क्लेम्स मांग लिए, वो मैंने आपको बता दिया। आईआरपी ने वेरीफाई कर लिए क्लेम्स, आईआरपी ने रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है एनसीएलटी को कि भाई उसने अब कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है सीओसी को एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अलग बना दिया है, या ऑपरेशन क्रेडिटर्स अगर 10% या उससे ज्यादा है तो उनको भी वोटिंग राइट मिल गया है। एंड जो मॉडल टाइमलाइन है ना इस पर्टिकुलर के लिए क्लेम लेने के लिए, दैट इज बेसिकली 30 डेज फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि जब 30 दिन हो गए थे पब्लिक अनाउंसमेंट को, तब आपने सीओसी को बना लेना है, या फिर आईसीडी की डेट से 90 डेज के बीच में। सो सीओसी को बनाना होता है जब आईसीडी थी उसके बाद मैक्सिमम विद इन 90 डेज, या फिर जब आपने पब्लिक नोटिस दिया था। किसने पब्लिक नोटिस दिया था? आईआरपी ने पब्लिक नोटिस दिया था। उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सीओसी की लिस्ट बनानी होती है और एनसीएलटी को भेजनी होती है। और जब आपने सीओसी को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया तो फिर होगी सीओसी की पहली मीटिंग, वो 7 डेज के अंदर अंदर करनी होती है। आईआरपी पहली मीटिंग को कन्वीन करता है, सीओसी डिसाइड करते हैं कि भाई इसी आईआरपी के साथ कंटिन्यू करना है या फिर इसको हम बेसिकली रिप्लेस करके नया आरपी ले। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, सीओसी जो होगा वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस को भी फिक्स करेगा एंड एस्टिमेट भी बताएगा कि सीआईआरपी का कॉस्ट एस्टिमेट कितना रहने वाला है। एंड आईआरपी आरपी बन जाएगा, यानी कि उसके बाद आईआरपी आरपी बन जाएगा या फिर नया आरपी अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर नया आरपी लेकर के आए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लेकर के आए, तो वो टेक ओवर कर लेगा सब चीजों को एंड रेजोल्यूशन के प्रोसेस को। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसफर कंट्रोल ले लिया और टेक ओवर कर लिया, पूरी की पूरी कमांड ले ली, डेली के ऑपरेशन भी कंपनी की चला ली ताकि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी वैल्यू इरोड ना हो जाए कहीं पर। ये चीज तो होती ही होती है। फिर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब आरपी जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब आईआरपी का खेल खत्म हो चुका है। आईआरपी या तो आरपी बन जाएगा या फिर नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाएगा। अब आरपी यहां पर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसको हम आईएम कहते हैं, ठीक है, आईएम कहते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। आरपी उसको प्रिपेयर करेगा, कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस एसेट फाइनेंसिस ऑपरेशंस के बारे में सारी जानकारी वहां पर होगी। एंड आरपी ही होता है जो आईएम को बनाने के बाद ईओआई को भी यहां पर लेकर के आता है। अब ईओआई होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं उनके द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेकर के आता है। एंड जो प्रोस्पेक्टिव आरएस होते हैं, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होते हैं, वो अपने रेजोल्यूशन प्लान्स को सबमिट करते हैं डेडलाइन के अंदर अंदर। अब आरपी उनकी ड्यू डिलिजेंस करेगा, जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी को भी देखेगा, उनका रिव्यू भी देखेगा। रेजोल्यूशन प्लान जो है वो आईबीसी के सेक्शन 30 के साथ कंप्लाई करनी चाहिए रिलेटेड टू वायबिलिटी, मैनेजमेंट पेमेंट्स एंड फेयरनेस के साथ। अब सीओसी यानी कि क्रेडिटर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, अब वो देखने वाले हैं कि जो प्लान्स हैं उसमें से कौन से प्लान को सिलेक्ट करना है। और अब बेसिक फंडा क्या है कि अगर आपने किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है तो कम से कम 66% ऑफ द वोटिंग से आपको उस प्लान को अप्रूव करना पड़ेगा। पहले ये परसेंटेज 75 था, अब ये 66
परसेंटेज है, राइट? तो उसके हिसाब से आप बना लेते हो। अब देखो क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलरली ईओआई दे देते हो, राइट? तो वो बेसिकली रहता है कि आईसीडी की डेट से लगभग 105 डेज के ऊपर आप ईओआई देते हो, ठीक है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फंडा रहता है फ्रॉम द आईसीडी एंड अब आपके पास रिसीट ऑफ प्लान आ जाती है टी प्लस 135 डेज के आसपास, यानी कि 30 दिन हो गए, उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ गया। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के जो प्लान थे वो आपके पास रिसीव हो चुके हैं एंड उसके बाद जो अप्रूवल का प्रोसेस होता है, मैं आपको ये सारी टाइमलाइंस बता रहा हूं। अप्रूवल का प्रोसेस होता है टी प्लस 165 डेज के अंदर अंदर जो सीओसी है वो अप्रूव कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी एंड फिर उसके बाद आपको अप्रूवल लेना है फ्रॉम द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी तो चाहिए इस रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के, वो होता है टी प्लस 180 डेज, राइट? अप्रूवल वाला पार्ट जो होता है। अब सारा का सारा पार्ट समझो। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बिजनेस की डिटेल, एसेट की डिटेल, लायबिलिटी, लिटिगेशन, फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शन, सब चीजों की डिटेल दी जाती है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। नाउ लेट मी टेल यू द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पर आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो लेकर के आता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किसके द्वारा? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के द्वारा ये इंटरेस्ट लेकर के आया जाता है और ये जो आपके पास रिसीट ऑफ प्लान्स है दैट इज टू बी डन बाय टी प्लस 135 डेज, ठीक है? ये टी प्लस 135 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज टू बी डन, राइट? फिर उसके बाद आती है रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस ऑफ एप्लीकेंट्स। जो भी आपके पास रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आए हैं उनको कौन ड्यू डिलिजेंस करेगा? इनका इनका ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट? देखो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पर्सन है, रेजोल्यूशन प्लान एक प्लान है जो दिया जाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ड्यू डिलिजेंस करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट? ये फंडा क्लियर होना जरूरी है। तो कंप्लायंस, बैकग्राउंड चेक, रिलेटेड पार्टी स्क्रूटिनी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, वो सब चीजें यहां पर चेक करी जाएंगी, वो है काम आरपी का। फिर रेजोल्यूशन प्लान्स को सबमिट किया जाएगा एंड वो प्लान्स को सबमिट करना होता है बाय टी प्लस 135 डेज, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहां पर टी है आईसीडी, ध्यान रखेंगे, दैट इज आईसीडी, जो बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बात बताई थी उसके हिसाब से है। तो आप बेसिकली देखते हो कि वो प्लान सही है कि नहीं है, वो सब चीजें प्लान सबमिट किए जाते हैं। फिर उसके बाद सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, इन प्लान्स को करती है अप्रूव, राइट? देखेगी कौन सा प्लान करना नहीं करना, और वो करना होता है टी प्लस 165 डेज के बीच बीच में। फिजिबिलिटी वायबिलिटी एनालिसिस देखा जाता है, कंप्लायंस चेक देखा जाता है एंड फर्दर कंपैरेटिव इवेल्युएशन किया जाता है इस पॉइंट के ऊपर एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू डिसीजन होता है 66% थ्रेशोल्ड के हिसाब से। पहले ये 75% होता था लेकिन अब ये है 66% का। अब प्लान अप्रूव होगा या नहीं होगा। उसके बाद आरपी जो है वो सबमिट करता है प्लान को विद द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एनसीएलटी के पास अंडर द सेक्शन 31। अब स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सीओसी के, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जितने मिनट्स हैं, कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी को साथ में दिया जाएगा। अब एनसीएलटी रिव्यू करेगा लीगल कंप्लायंस के लिए, फेयरनेस के लिए, या तो अब एनसीएलटी अप्रूव कर देगी इस प्लान को या फिर एनसीएलटी इस प्लान को करने वाली है रिजेक्ट, राइट? अगर अप्रूवल करेगी, एनसीएलटी ग्रांट कर देती है, तो प्लान एक बाइंडिंग बन जाएगा सभी पार्टीज के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी जो है वो बच जाएगी इंसॉल्वेंसी से, यानी कि इंसॉल्वेंसी नहीं होगी और मॉरिटोरियम जो पहले लगाया गया था वो हटा दिया जाएगा, ठीक है? अगर अप्रूवल हुआ। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया, इफ इट इज रिजेक्टेड, उसके केस में एनसीएलटी क्या करती है? सीओसी को बेसिकली प्रोसेस को रिटर्न कर देती है टू द सीओसी कि भाई इसको देखो अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई भी वायबल प्लान नहीं मिलता है टाइमलाइन के बीच में, तो एनसीएलटी लिक्विडेशन का ऑर्डर भी दे सकती है और लिक्विडेटर को कर देती है अपॉइंट, राइट? सो दैट इज द पॉइंट रिलेटेड विद। अब देखो सीआईआरपी को कंप्लीट करना होता है 180 डेज के अंदर फ्रॉम द आईसीडी। आईसीडी की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अब सीओसी जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी से, बेसिकली थ्रू द आरपी, राइट? एंड 180 दिन से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 90 डेज से ज्यादा नहीं सकते, यानी कि 180 डेज का प्रोसेस है एंड 90 डेज का एक्सटेंशन यहां पर दिया जा सकता है। किसके द्वारा? एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा ये बेसिकली एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम पीरियड जो बनता है जिसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा चीजों को, वो मैक्सिमम
270 डेज का हो सकता है, राइट? अब 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, मैंडेटरी बेसिकली था कि आपने 330 दिन के अंदर मैक्सिममली कवर अप करना है सब चीजों को, राइट? तो इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मैक्सिमम 2019 के अमेंडमेंट के हिसाब से टाइम पीरियड कितना बताया गया था? टाइम पीरियड मैक्सिमम बताया गया था 330 दिन का टाइम पीरियड बताया गया था, एंड दिस इज एज पर द अमेंडमेंट, राइट? तो अमेंडमेंट की गई थी 2019 में। यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। फिर बात आती है पोस्ट अप्रूवल इंप्लीमेंटेशन। देखो, अब आ जाता है एग्जीक्यूशन का फेस। जब आपने एक बार इंप्लीमेंट कर लिया, अब आपने बेसिकली अप्रूव कर दिया, अब उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, ऑनरशिप को ट्रांसफर कर देंगे, पेमेंट की जाएगी क्रेडिटर्स को, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, एवरीथिंग विल बी डन, राइट? एंड मैनेजमेंट चेंज करना है, मॉनिटरिंग करना है, कंप्लायंस, दोस ऑल थिंग्स विल बी डन, एंड फिर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाता है, बट दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो मेक श्योर करना कि उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको चाहिए सभी के सभी अपडेट रिलेटेड टू CIIB और उसके PDF, सिंपली लिखो CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।